बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप आजकल बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये न्यूज़ देख रहे होंगे, सिंध गवर्नमेंट जो है वो काबिज़शुदा या कब्ज़ा किए गए गोटों को रेगुलराइज़ के प्रोसेस में जा रही है। यानी वो जो गोट जो सरकारी ज़मीन पर एग्ज़िस्ट करते हैं, उनको रेगुलराइज़ेशन के अमल से गुज़ार कर उनको लीगल कर रही है। आम तौर पर इस टॉपिक को बहुत ही तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऐसा काम करने जा रही है जो कराची वालों के साथ ज़ुल्म है या और लोगों के साथ ज़ुल्म है। जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं जो अकॉर्डिंग टू जो लैंड रेवेन्यू एक्ट या लैंड बोर्ड ऑफ रिव्यू की जो ज़मीनें होती हैं, अगर उसके सिस्टम को या उसके प्रोसीजर को जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस नोटिफिकेशन से बहुत खुश हैं और ये है कि कराची वालों का इसके अंदर फ़ायदा है। बात ये है कि आम तौर पर जो गोठों के बारे में एक तस्वर पाया जाता है, ये नाजायज़ कब्ज़ा होता है, कब्ज़े की ज़मीनों पर होता है। तो नाज़रीन, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कब्ज़ा जो है ये सरकारी ज़मीन पर होता है और इसके प्रोसेसेस हैं। मेरी एक और वीडियो भी इसमें पहले से ऑलरेडी मौजूद है। आज मैं ज़रा तफ़सीली इस टॉपिक का जायज़ा लूँगा ताकि लोगों के ज़हनों में जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर हो जाएँ। देखिए, गोट को हम 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक वो गोट हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले ऑलरेडी सूबा सिंध में मौजूद थे, बल्कि गोट तो है पूरे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और आम तौर पर जब कोई टाउन प्लानिंग को अथॉरिटी प्लानिंग करती है, सर्वे लैंड और नाक्लास ज़मीन पर लेकर वो जब कोई टाउन प्लानिंग करती है, तो उसके अंदर पुराने गोट भी ऑलरेडी मौजूद हैं। एक तो वो किस्म है गोट की जो पाकिस्तान बनने से पहले थे। दूसरे वो गोट है हुकूमत जो है वक्तन-फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ गोटों को रेगुलराइज़ करती है। देखिए, रेगुलराइज़ की जो टर्म्स हैं वो थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। यानी कोई भी गैर कानूनी काम उसको कानूनी शक्ल देने के अमल को जो है ना रेगुलराइज़ेशन प्रोसेस कहते हैं। ये मुख्तलिफ जो स्कीमें होती हैं जो हाउसिंग स्कीम होती हैं उसमें भी ये प्रोसेस होता है। मिसाल मैं अगर दूँगा कि अगर कोई प्लॉट 120 गज़ का है और उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है तो वो एक्स्ट्रा लैंड जो है वो जो उसका हक होता है जिसके बराबर में उसका एक प्लॉट है, वो फिर से प्रोसेस गुज़रता है, वो उस अथॉरिटी के अंडर में अप्लाई करता है कि जी मेरे साथ की ज़मीन एक्स्ट्रा ज़मीन है, ये मुझे दे दी जाए, मुझे अलॉट कर दी जाए। तो वो एक रेगुलराइज़ेशन का प्रोसेस होता है, एक सर्टेन फीस होती है, उस फीस को पे करके जो है वो जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो भी उस लैंड का पार्ट बन जाती है। यहाँ थोड़ा-सा सिनेरियो डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा-सा इसमें क्लियर कर दूँ कि एक तो वो गोट होते हैं जो ऑलरेडी रेगुलराइज़ होते हैं, हुकूमत से मंज़ूरशुदा होते हैं। उसपे जो है वो प्लानिंग होती है और लोग उस पे रहना शुरू कर देते हैं। एक वो गोट हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके पहले आबाद कर दिए जाते हैं। एक सोशल वेलफेयर कमेटी या इस तरह के कुछ लोग जो है वो गैदर होते हैं और वो पर्चियाँ शुरू में पर्चियाँ बेचते हैं। पर्चियों पे अमाउंट कोई 10 लाख, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह की पर्चियाँ जो है ना वो बेची जाती हैं और एक सर्टेन नाक़िला ज़मीन के ऊपर जो है लोगों को जो है ना इस तरह की वो पर्चियाँ दी जाती हैं। पर्चियों के बाद जब ये पूरी एक लोग इसमें आ जाते हैं 100, 150, 200 व्हाटएवर, तो फिर ये है कि वो जो तंज़ीम है, जो एक वेलफेयर तंज़ीम कहलाती है, वो तंज़ीम जो है वो फिर सरकार में अप्लाई करती है कि जी हमारा ये गोट है और यहाँ इतनी आबादी है और इसको जो है वो रेगुलराइज़ कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एक गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट का गोट आबाद हाउसिंग का एक एक्ट है जो 1897 के अंदर एक्ट मंजूर हुआ था। उसके तहत सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ तो ये है कि गोट जो है वो शहरी हुदूद के अंदर नहीं होंगे, वो अर्बन इलाकों के अंदर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ख़ास बात ये है कि इस एक्ट की इसकी 2 कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो गोट आबाद की ज़मीनों को मैनेज करती है। एक डिप्टी कमिश्नर है उस इलाके का जिस इलाके के अंदर वो ज़मीन एग्ज़िस्ट करती है। दूसरा जो है वो एक अलॉटमेंट कमेटी। ये 2 ऐसे एंटिटी हैं जो इस पूरे इसको लुक आफ्टर करते हैं। अब मैं इसको थोड़ी-सी मिसाल दूँगा। एक तो एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि जो है वो गोट जो है वो सरकारी ज़मीनों पर ही जो है बनते हैं, नाक़िला ज़मीन पे बनते हैं और इसका जो अगर ये रेगुलराइज़ हो जाता है, तो ये फ़ॉर्म 2 इसका जो है वो एस्टेब्लिश होता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो असल बात बताने का मकसद ये है, ये जो रेगुलराइज़ेशन का अमल है इसका प्रोसेस क्या है? इसमें होता ये है कि जो गोट में कुछ जब 100, 200, 400 लोग जमा हो जाते हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड लिए जाते हैं और वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन लिखते हैं डीसी कंसल्ट जो डीसी है उसके नाम पर। यहाँ मैं आपको ख़ास बात बताऊँ कि अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है उस इलाके का रिहायशी जो है एंटाइटलमेंट होता है कि वहाँ उसको ज़मीन अलॉट की जाए।
उसको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मेरे पास रिहाइश के लिए कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सरकार जो है वो ज़मीन अलॉट करके दे। ये पूरी एक अंडरटेकिंग होती है, और उसमें शनाख्ती कार्ड उसका जमा होता है। शनाख्ती कार्ड पर उसका जो एड्रेस है वो भी उसका मेंशन होता है उसी इलाके का। मिसाल के तौर पे अगर मैं गडाफ टाउन की बात करूं तो एनआईसी जो है गडाफ टाउन का ही मेंशन होगा। तो ये सारी एप्लीकेशन जितने भी जो पर्चियां ली हुई होती हैं वो अप्लाई करते हैं कंसल्ट डिप्टी कमिश्नर के पास कि भाई ये ज़मीन की अलॉटमेंट हमारे नाम पे कर दी जाए। तो कंसल्ट डीसी है उसको फॉरवर्ड करता है उस अलॉटमेंट कमेटी के पास कि भाई ये एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं, आप इसको स्क्रूटनाइज करें, उसको देखें, इस पर रिकमेंडेशन दें। वो जो कमेटी है वो केस टू केस उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ होता है उनको देखती है, उनको चेक करती है, उनके सारे स्टेटस को, उनका ये भी देखती है कि इनके पास पहले से कोई ज़मीन अलॉट तो नहीं है इस बंदे के पास। ये पूरा रिकॉर्ड इसका चेक किया जाता है। देन इसके बाद वो रिकमेंडेशन भेजती है और उसमें भी कुछ मैनिपुलेशन की हुई होती है। तो ये है कि अगर वो सेट कमेटी सेटिस्फाई हो जाती है स्क्रूटाइज करके पूरा डेटा, देन वो फिर डीसी को जो है वो अप्रोच करती है और रिकमेंड करती है कि ये जो प्लॉट्स हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो उसको अलॉट किए जाएं। अच्छा, अब इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। आपको जैसे पहले भी वीडियोस में मेरा देखा होगा आपने, जो गोट की ज़मीन होती है वो ना लीज होती है, ना सब लीज होती है, ना उसकी सेल डीड बनती है। उसकी सनद होती है, सनद डीसी इशू करता है। ठीक है। अब सनद को अगर उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करे जाए तो सर्टिफिकेट को सनद कहते हैं। ये एक तरह से सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। ये कोई वो नहीं होता कि कोई लीज या सब लीज या इस तरह। सनद की डेफिनेशन डिफरेंट है और लीज और सब लीज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ मुख्तलिफ है। तो ये बात जरा गौर तलब है कि ये सनद इशू करता है। और दूसरी बात ये है कि डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ इख्तियार है कि वो 2 घंटे जमीन जो है वो अलॉट कर सकता है। 2 घंटे का मतलब ये होता है, 1 घंटे में 121 स्क्वायर यार्ड होते हैं, वो अराउंड 240-242 गज तक की जमीन जो है उसकी सनद इशू कर सकता है। ये बहुत अहम पॉइंट है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता। अब वो इंडिविजुअल जो सनद इशू होती है वो फिर ये है कि जो अलॉटीज होते हैं उनके पास दी जाती है। दूसरा एक ये जो एक्ट है सिंध गोटाबाद का जो हाउसिंग का एक्ट है, उसके अंदर सनद पर दी हुई जमीन वो साहब सेल नहीं कर सकते। उसकी सिंधी लैंग्वेज में उसके टाइटल डीड के ऊपर उसके सामने जो सनद होती है उसमें मेंशन होता है कि ये नॉट फॉर सेल है, ये रिहायशी पर्पस के लिए ऐसे बंदे को दी जाती है जिसके पास कोई जमीन ना हो। ये इसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा, इसको फिर और लीगल तरीके से इसकी सेल परचेज भी होती है कि फिर पावर अटॉर्नी के जरिए आगे वो बेची जा सकती है, फिर सब पावर के जरिए आगे वो रीसेल हो सकती है। इसका एक प्रोसेस है। तो इस तरह वो सेल कर सकते हैं, मगर इसका कोई सनद के बाद भी लीज सब लीज ये नहीं होती। अब ये तो एक पूरा प्रोसेस है कि जब अभी ये गोट अनऑथोराइज है। ठीक है। जब ये सनद इशू हो जाती है, रेगुलराइज हो जाता है गोट, तो ये एक रेगुलराइजेशन के अमल से इसका पूरा प्रोसेस होता है। 1987 में कोई 550 के करीब कराची में से गोट थे जिन्होंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया था कि इनको रेगुलराइज किया जाए। उस वक्त उस गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था, कोई 227-28 गोट थे जिसको रेगुलराइज कर दिया गया था और ये प्रोसेस रुका हुआ था। अब ये दोबारा प्रोसेस शुरू हो रहा है। उस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, 10 रुकनी कमेटी है, जैसा कि आपने आजकल खबरों में सुना होगा। उसका एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन जो है लोगों में क्रिएट किया जा रहा है कि ये तो सिंध गवर्नमेंट जो है तो गैर कानूनी काम करने जा रही है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। सिंध गवर्नमेंट जो जिन गोटों को रेगुलराइज करेगी उसका पूरा डेटा उनके पास होता है। डेटा के बाद वो पूरा इंडिविजुअल इंक्वायरी करते हैं, देन इसके बाद वो रेगुलराइजेशन के प्रोसेस में जाते हैं। आमतौर पर मुख्तलिफ मीडिया चैनल जो है इसको इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये कोई आवाम की ज़मीन है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की लैंड है जिस पर जो है वो लोग कब्जा करके गोड बना लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज कर देती है। ऐसा हरगिज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसकी एंटाइटलमेंट ही नहीं है कि आम कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी की ज़मीन को गोट में कन्वर्ट करके उसको रेगुलराइज किया जाए। ठीक है। ऐसी अगर कोई चीज़ होती है, ऐसी अगर चीज़ होती भी है और मेरी नॉलेज में भी है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनको सनद इशू कर दी जाती हैं। ये सनदें ये सारी जाली और 2 नंबर होती हैं। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गोट के अंदर ज़मीन लेने जाएं तो ये देख लें कि ये गोट जो है वो रेगुलराइज है कि नहीं है। हाँ, अगर कोई रेगुलराइज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि
अगर कोई वहाँ पर्ची बिक रही है या कुछ तरह की कोई सेल कर रहा है, कोई तंजीम बेच रही है। देखें ये अच्छा इसमें ऐसे होती है कुछ तंजीमें भी बनकर वेलफेयर के नाम पर सरकार से ये ज़मीन लेती हैं और कुछ ऐसे वडेरे भी हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के जो जिनके अपनी ज़रअी ज़मीनों के दरमियान में या उनके इलाके में कोई ऐसी नाक्लास ज़मीन आ जाती है जिसके ऊपर वो कोई गोट आबाद करते हैं, वो पूरे इसके ज़िम्मेदार होते हैं, फिर आगे पूरा इसको प्रोसेस कराते हैं। गोट की जो 10 रुकनी कमेटी इस वक्त गवर्नमेंट जो बनाई है, इसके मेंबरान जो हैं, अगर इसको देखा जाए तो ये सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, कोई इसके अंदर चलता फिरता लोग नहीं है और बाकायदा इसमें जो सूबाई वजीर हैं मखदूम साहब, मखदूम महबूब जमा साहब जो हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, कंसल डिप्टी कमिश्नर्स हैं और मुख्तलिफ महकमों के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, लैंड यूटिलाइजेशन के चेयरमैन हैं, इसके अलावा बोर्ड ऑफ रिव्यू के मेंबर हैं। वो मेंबर जो है गोट आबाद जो है वो भी इसके हैं, एमएन अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, एमपी सलीम बलोच साहब हैं। मतलब अगर इनकी आप देखें तो ये सारे वो लोग हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं और लोगों का इनके पास मैंडेट है। तो कई इस तरह कैसे अगर कानूनी काम हो सकता है, मैं आप सब लोगों से इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप वो वोट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि वोट रेगुलराइज हो चुका है और अगर ऐसा नहीं है, अभी रेगुलराइजेशन के अमल से पहले पहले लोग पर्चियां बेच रहे हैं, तो देखिए पर्चियां कोई बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों की नहीं होती, 10, 20, 15 हजार 25 हजार की होती है। बेसिकली बुनियादी तौर पर उनका काम ये होता है कि वो उसको कैटर कर रहे होते हैं, एक कम्युनिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, 50, 100, 200, 300 लोग, फिर उसकी बेस के ऊपर वो फिर सरकार से एक एप्लीकेशन देते हैं, वो एप्लीकेशन फिर डिप्टी कमिश्नर के थ्रू होती है, देन इसके बाद रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। अगर आपको उसको और अंडरस्टैंड करना है तो सिंध गोट आबाद हाउसिंग जो एक्ट है 1987 का, उसको आप नेट पे जाके सर्च करके उसके अंदर पूरी एसओपी देख सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक और पहलू मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चूंकि गोट की ज़मीन पर एचबीएफसी जो है वो लोन भी देता है, यानी सनद एक ऐसी अथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लोन भी देता है। मगर एक बात जो उसके अंदर जो डिसएडवांटेज है गोट का, कि गोट जो है वो प्रॉपर कोई प्लानिंग के तहत आबाद नहीं होते, कोई ऑर्गेनाइज प्लानिंग नहीं होती। यही वजह है कि जो है आपने देखा होगा कि अक्सर गोठों में फुल कवर कर लिया जाते हैं, 80 गज का है, अगर 120 गज का है तो इवन कोई इसकी टाउन प्लानिंग के जो एसबीसी के रूल्स हैं वो भी कोर्ट पर अप्लाई नहीं होते। आपने देखा होगा कि छोटे से प्लॉट के ऊपर 5-5, 4-4, 3-3 मंजिला जो है ना इमारतें बना दी जाती हैं, घरों के अंदर दुकानें खोल दी जाती हैं, देन इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज कमर्शियल रेजिडेंशियल पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। रोड जो है प्रॉपर डेवलप नहीं होते, रोड नहीं बन पाते, सीवरेज की लाइनें भी प्रॉपर नहीं होती, पानी की लाइनें प्रॉपर नहीं होती, कुंडा सिस्टम वहाँ फौरन आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न टाउन प्लानिंग के जो बायलॉज हैं उसके मुताबिक रोड की प्लानिंग नहीं होती। जिस तरह लोगों को कब्जा मिल रहा होता है उसको लेकर उस पर जो है ना अपने मकानात बना रहे होते हैं, उनकी शक्ल जो है वो और प्रॉपर बहुत से गोठों में तो आपने देखा होगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर भी नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ये एक गरीब तबके को फोकस करके सरकार की अपनी एक पॉलिसी के तहत छोटे छोटे प्लॉट 80 गज के या 120 गज के अलॉट किए जाते हैं। तो इसमें जो है वो इतनी कोई मॉडर्न टाउन प्लानिंग नहीं होती, चूंकि सस्ती और फ्री जमीन होती है, सरकार फ्री देती है, इसलिए जो है इस पे कोई ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होते। अगर देखा जाए तो ये पूरा असल जो मकसद है, असल जो रूह है वो सरकार की ये होती है कि ऐसे लोगों तक प्लॉट दिया जाए उनको जहाँ वो अपना घर तामीर कर सके जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती। हाँ, जो आपको पता है हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें लोग इसमें चार्ज करते हैं, उसका जो है वो उसका कोई अलग ही हिसाब होता है, मगर ये कि इसकी कोई प्रॉपर पेमेंट्स नहीं होती। हाँ, डेवलपमेंट के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो डीसी के अंडर में जो चीज़ें बनती हैं उसके वो कुछ चालान लेते हैं, मगर ये कि ओवरऑल इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो ये कि ये कानूनी तौर पर इसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर चूंकि जो जो एसोसिएशन या जो वहाँ का इलाके का बड़ा मोतबर आदमी जो है, अगर सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है तो वो कुछ चार्जेस ले रहा होता है। आप देखें कि इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची के सिनेरियो में देखें तो अब ऐसे ऐसे गोट हैं जो बिल्कुल शहरी हदूद में आ गए हैं। पुराने गोट हैं, गुलशन इकबाल में ब्लॉक 6 में इकबाल गोट है, लीमू गोट है, अजीम खान गोट है, शांति नगर है, बलावल गोट है, बहुत सारे गोट इस तरह हैं जो यहाँ पहले ऑलरेडी आबाद हो चुके हैं, वो रेगुलराइज हो चुके हैं।
मगर अब 97 में जब ये नई हाउसिंग स्कीम इसकी आई, बोर्ड ऑफ रिव्यूशन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, तो अब जो गोट है वो रूरल एरियाज के अंदर ही बन सकते हैं, अर्बन एरियाज में नहीं बन सकते। यानी शहरी हदूद के अंदर अब गोट डेवलप नहीं हो सकते। हाँ, बहुत से ऐसे शहरी हदूद के अंदर कोई पार्क हैं या कोई अम्यूनिटीज प्लॉट है, उस पर कब्जे होकर जो गोट बनते हैं, उनसे आप बचें, वो कभी भी रेगुलराइज नहीं होंगे। किसी भी अगर हाउसिंग स्कीम के अंदर या कोई अथॉरिटी के अंदर कोई गोट अगर इस्टेब्लिश होता है, तो वो जो है वो कभी भी रेगुलराइजेशन के अमल से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ आज मेरी इस वीडियो का मकसद यही था कि इस वक्त जो करंट प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है, उसको कम से कम किया जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।